वेलकम टू स्टडी स्केल पैमाना पढ़ाई का। और आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के बारे में, जिसके बारे में प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने यह कहा है कि साधनों की कीमत निर्धारण वस्तुओं की कीमत निर्धारण में अंतर होता है। उन्होंने वस्तुओं की कीमत निर्धारण को कीमत सिद्धांत का नाम दिया और साधनों की कीमत निर्धारण को वितरण के सिद्धांत का नाम दिया। जो आधुनिक शास्त्री थे उन्होंने इन सेम चीज़ों के लिए दो अलग अलग सिद्धांत की मान्यता को ठुकरा दिया और उन्होंने कहा कि दोनों के लिए आखिर उत्तरदायी जो हैं वो मांग और पूर्ति के कारक ही हैं, इसलिए उन्होंने एक ही सिद्धांत दिया और वो है मांग और पूर्ति का सिद्धांत। तो इस प्रकार से वितरण के संबंध में हमारे पास वर्तमान में दो सिद्धांत हैं। पहला है वितरण का सीमांत उत्पादकता का सिद्धांत या फिर प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का सिद्धांत, और दूसरा है आधुनिक अर्थशास्त्रियों का सीमांत उत्पादकता यानी वितरण का सिद्धांत या फिर मांग और पूर्ति का सिद्धांत। तो इस प्रकार से यहाँ पर दो सिद्धांत हो जाते हैं। हम लोग पुराना वाला देख रहे हैं यानी वितरण का सीमांत उत्पादकता का सिद्धांत, जिसका प्रतिपादन सन 1894 में विक्सटेड, वॉलरस, जेबी क्लार्क आदि अर्थशास्त्रियों ने किया था और फिर बाद में इस सिद्धांत को नया करने का काम किया श्रीमती जॉन रॉबिन्सन और प्रोफेसर जे.आर. हिक्स ने। इसका जो सामान्य कथन है वो क्या है, ये हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। सीमांत उत्पादकता का सिद्धांत यह बतलाता है कि एक साधन की कीमत उसकी उत्पादकता पर निर्भर होती है और वह सीमांत उत्पादकता द्वारा निर्धारित होती है। नहीं, अब देखते हैं कि साधनों की कीमत उनकी उत्पादकता पर कैसे निर्भर होती है। साधनों की मांग व्युत्पन्न मांग होती है। यदि किसी वस्तु की मांग अधिक है तो साधनों की मांग की जाएगी, यदि किसी वस्तु की मांग कम है तो साधनों की मांग भी कम की जाएगी। इस प्रकार साधनों की जो कीमत है वो उसकी उत्पादकता पर निर्भर होती है और उसकी उत्पादकता जो मांग की जा रही होती है उसके ऊपर निर्भर होती है। अब दूसरा पॉइंट है यहाँ पर जो हम लोग यहाँ नीचे देख रहे हैं कि साधन की कीमत इसकी सीमांत उत्पादकता के बराबर होती है। ठीक है, ये दूसरी चीज़ है जो हम लोग को यहाँ पर देखना है। पहली वाली हो गई। अब देखते हैं कि एक फर्म उत्पादन के साधन की विभिन्न इकाइयों का प्रयोग उस सीमा तक करती है जहाँ पर साधन की सीमांत उत्पादकता और साधन के लिए दिए जाने वाला जो मूल्य होता है वो दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाता है। जिस प्रकार से फर्म को किसी वस्तु के उत्पादन में उस समय अधिक मौद्रिक लाभ होता है जिस उत्पादन पर फर्म की सीमांत लागत MC उसकी सीमांत IMR के बराबर हो जाती है। ठीक इसी प्रकार एक उत्पादक को अधिकतम लाभ तब प्राप्त होता है जबकि साधन से जो सीमांत उत्पादकता उनको प्राप्त होती है और उस साधन के उत्पादन के पीछे उनकी जो सीमांत लागत लगती है वो एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। अब सिंपली इसका अर्थ समझ लेते हैं कि आखिर सीमांत उत्पादकता और ये सब चीज़ कहते किसको हैं। तो यहाँ पर है कि सीमांत उत्पादकता का अर्थ किसी साधन के एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से प्राप्त होने वाले अतिरिक्त उत्पादन से लगाया जाता है। यानी आप लोग क्या कर रहे हैं कि नॉर्मल साधन है, अगर उसमें से हम एक साधन और एक्स्ट्रा यूज़ करते हैं तो फिर उस एक्स्ट्रा बढ़ाए हुए साधन से जो उत्पादन प्राप्त होगा वो हम लोगों का सीमांत उत्पादकता कहलाएगा। ठीक है, अब इस सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं प्रोफेसर जे.आर. हिक्स, जिन्होंने इसको न्यू किया था यानी नए में फिर से लाया था, वो हैं उनके द्वारा परिभाषा दी गई है। सीमांत उत्पादकता वह वृद्धि है जो किसी फर्म के उत्पादन में किसी साधन विशेष की एक अतिरिक्त इकाई बढ़ाने से संभव होती है बशर्ते कि अन्य सभी साधनों की मात्रा में कोई परिवर्तन न किया गया हो, अर्थात फर्म का शेष संगठन जो है वो पूर्ववत रहे, उसमें कोई भी बदलाव ना किया गया हो। अब इस सिद्धांत की क्या क्या मान्यताएं हैं वो देख लेते हैं। हर सिद्धांत की मान्यताएं होती है, इसकी भी है कि साधन की सभी इकाइयां जो हैं वो एक दूसरे के समान होंगी, एक दूसरे से प्रतिस्थापन हो सकती हैं कोई भी साधन, साथ ही साथ साधनों का इच्छानुसार विभाजन किया जा सकता है, उनको अपने अनुसार यूज़ किया जा सकता है। उत्पत्ति के साधन व्यवसायों में पूर्ण गतिशीलता रखते हैं। ठीक है, और इसके अंतर्गत उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। इसमें पूर्ण रोजगार और पूर्ण प्रतिस्पर्धा की मान्यता को स्वीकार किया गया है। साथ ही साथ इसमें दीर्घकाल में लागू होगा यह भी माना गया है। प्रत्येक फर्म व उत्पादक का उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है। ये इसकी प्रमुख मान्यताएं हैं। अब देखते हैं कि सीमांत उत्पादकता की माप आखिर की कैसे जाती है, यानी कि सीमांत उत्पादकता जो इसमें बहुत मेन फैक्टर है वितरण का सीमांत उत्पादकता का सिद्धांत, तो उस सीमांत उत्पादकता को कैसे मापा जाता है। इसके लिए यहाँ पर 3 तरह से मापा जा सकता है किसी भी सीमांत उत्पादकता को। वो है, पहला होता है सीमांत भौतिक उत्पादकता। सीमांत भौतिक उत्पादकता उसको कहते हैं
जब किसी साधन की सीमांत उत्पादकता को उसके द्वारा उत्पादित वस्तु की भौतिक मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि हम पहले जो साधन यूज़ कर रहे थे उसमें अतिरिक्त साधनों की इकाई का प्रयोग करने से जो उत्पादन हुआ उसको मिला लेने से, यानी इन दोनों के अंतर को जो है वो हमारा सीमांत भौतिक उत्पादकता कहा जाता है। दूसरा, सीमांत मूल्य उत्पादकता। सीमांत भौतिक उत्पादकता को बाजार में बेचने से जो राशि प्राप्त होती है उसे सीमांत कीमत उत्पादकता कहते हैं। उसके बाद आ जाता है सीमांत आगम उत्पादकता। जब किसी साधन की सीमांत उत्पादकता के उस साधन द्वारा उत्पादित वस्तु या सेवा के विक्रय से प्राप्त होने वाले आगम के रूप में उसे व्यक्त किया जाता है तो उसे हम सीमांत आगम उत्पादकता कहते हैं। उदाहरण यहाँ पर बहुत मेन फैक्टर है आपके इस तीनों सिद्धांतों को समझने के लिए। यहाँ पर अब देखते हैं हम लोग उदाहरण। मान लीजिए एक फर्म है जिसमें 15 श्रमिक कार्य कर रहे हैं। अब हम क्या करते हैं कि उन 15 श्रमिकों से काम करवाते हैं और वो एक दिन में 500 इकाइयाँ उत्पादित करते हैं। 500 इकाइयाँ जो हम लोगों ने उत्पादित करवाई हैं उसमें से एक इकाई का मूल्य जो है वो 10 रुपये, यानी इस हिसाब से हमारा जो मार्केट वैल्यू जो होगी उसकी उसको बेचने पर तो 500 × 10 यानी 5000 हुआ। ठीक है, हम मान लीजिए फर्म श्रमिकों की संख्या 15 से बढ़ाकर 16 कर देती है तो इसके परिणाम स्वरूप उत्पादन की मात्रा 500 इकाई से बढ़ेगी क्योंकि एक लेबर ज़्यादा होगा। तो मान लेते हैं कि 500 से बढ़कर 512 हो गया और इस प्रकार अब 5120 रुपये फर्म का उत्पादन जो है वो बढ़ जाता है। तो ऐसी दशा में सीमांत भौतिक उत्पादकता यानी अतिरिक्त साधन यूज़ करने पर जो इकाइयाँ उत्पादित हो रही हैं वो यानी कि 512 - 500 यानी 12 इकाइयाँ, तो 12 इकाइयाँ यहाँ पर सीमांत भौतिक उत्पादकता है। फिर आता है सीमांत कीमत उत्पादकता। इन 12 इकाइयों को मार्केट में बेचने से जो आय प्राप्त होगी या जो उसकी कीमत है वो होगी 120 रुपये, यानी 12 × 10, क्योंकि एक एक्स्ट्रा श्रमिक ने 12 इकाइयाँ उत्पादित की थी। तो 12 × 10 यानी 120 रुपये जो है वो उस फर्म के लिए उस वस्तु की सीमांत कीमत उत्पादकता हुई। फिर अब देखते हैं सीमांत आगम उत्पादकता। सीमांत आगम उत्पादकता यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मार्केट में अतिरिक्त इकाई को यूज़ करके जो उत्पादन किया गया उसको मार्केट में बेचने से जितनी आय प्राप्त होगी वो, और पूर्व में जिन इकाइयों का प्रयोग किया जा रहा था और उनसे उत्पादन किया जा रहा था उनको मार्केट में बेचने से जो लाभ प्राप्त होता, इन दोनों के डिफरेंस को सीमांत आगम उत्पादकता कहते हैं। तो यहाँ पर 16 श्रमिकों ने उत्पादित किए 5120 रुपये, 15 श्रमिकों ने उत्पादित किए 5000 रुपये, तो यहाँ पर 120 रुपये जो ये डिफरेंस आया ये है उसकी सीमांत आगम उत्पादकता। अब आगे चलते हैं कि साधन का मूल्य निर्धारण कहाँ पर होता है। साधन का मूल्य निर्धारण उस दिशा में होगा जब सीमांत आगम उत्पादकता और साधन की सीमांत लागत जो है वो दोनों एक दूसरे के बराबर हों। ये पहला पॉइंट है जहाँ पर साधन का मूल्य निर्धारण होगा। दूसरा पॉइंट जो मूल्य निर्धारण के लिए बहुत ज़रूरी है वो है कि साम्य बिंदु पर MRP वक्र MFC को ऊपर से काटे और उसके बाद नीचे की ओर जाए, और कब कब उसको लाभ प्राप्त होगा कब हानि प्राप्त होगी ये दो दशाएं भी देख लेते हैं। तो पहली दशा है इसमें, यदि MRP MFC से ज़्यादा होगी तो लाभ प्राप्त होगा और उत्पादन जो है वो कंटिन्यू किया जाएगा। लेकिन यदि MRP MFC से कम है, ठीक है, तो फिर इस दशा में जो है फर्म को हानि होगी और वो उत्पादन को कम करने का प्रयास करेगी। तो इस प्रकार से आप लोगों ने यहाँ पर समझा। अब देख रहे हैं आप लोग ये चित्र। इस चित्र में हम लोगों ने एक साइड पर दिखाया है पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत उद्योग में साधन का मूल्य निर्धारण। पूर्ण प्रतियोगिता का जो चैप्टर मैंने पढ़ाया उसका वीडियो जो देखे हैं उनको पता होगा कि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म ही मूल्य निर्धारक हो, मतलब उसमें उद्योग ही मूल्य निर्धारक होते हैं और फर्म उसको मानती है। तो ये उद्योग के द्वारा यहाँ पर जो पहला डायग्राम है हम लोगों का ये वाला, इसमें जो है यहाँ पर हम लोगों का उद्योग के द्वारा जो है यहाँ पर मूल्य निर्धारण ये वाले में दिखाया गया है। यहाँ पर अलग अलग उसको करके दिखा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि DD रेखा और SS रेखा मिलकर के एक बिंदु पर एक दूसरे को काटती है। यहाँ पर मूल्य निर्धारण होता है। किसका मूल्य निर्धारण भाई यहाँ पर? तो उद्योग में साधन का मूल्य निर्धारण।
ये और इसी को यहाँ पर आगे भी कंटिन्यू रखा जाता है, क्योंकि ये फर्म जो है उद्योग के द्वारा निर्धारित मूल्य को ही मानेगी, क्योंकि यहाँ पर जो मान्यता है वो पूर्ण प्रतियोगिता के समय की है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्म का संतुलन देखते हैं। फर्म में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग की ये जो रेखा है सीधी वाली, ये है हम लोग की AFC रेखा। ठीक है, AFC रेखा। और यहाँ पर आप लोग देखिए कि ये MRP रेखा जो है वो इसको यहाँ पर काट रही है। साथ ही ANRP यानी कि यहाँ पर जो औसत सीमांत उत्पादकता का जो है वो ये वाली लाइन है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग की जो सीमांत उत्पादकता है और जो औसत सीमांत उत्पादकता हो, दोनों एक दूसरे को A बिंदु पर काट रही हैं। तो A बिंदु पर से एक लकीर सीधी की ओर जाएगी और AFC को जहाँ पर MRP काट रही है, इसको शुरू से समझा देती हूँ। यह है AFC। ठीक है, इसको जहाँ पर MRP काट रही है इस बिंदु पर, ये वाला। ठीक है, यहाँ से भी एक रेखा सीधे की ओर हम खींचेंगे और इस तरीके से ये जो हम दो रेखाएं खींचते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, इसको OI में मिला देते हैं और इसको नाम दे देते हैं P और R। यहाँ पर भी एक नाम दे दीजिए, कुछ A मान लीजिए। और यहाँ पर तो हम लोग का साधन का मूल्य निर्धारण यानी यहाँ पर हम लोग का साम्य बन रहे तो उसको E नाम दिए। तो ये जो क्षेत्र हुआ RPAE, ठीक है, RPAE ये मेन डिसाइड करता है कि हमें उत्पादन में लाभ होना है या हानि होनी है। ठीक है, तो अब इस स्थिति में आप लोग देख सकते हैं कि इसमें लाभ हो रही है या हानि, क्योंकि AFC रेखा जो है वो नीचे है, MRP उसको ऊपर से नीचे काट कर जा रही है। सीधी सीधी बात है कि यहाँ पर हमेशा लाभ की परिस्थिति हमें प्राप्त हो रही है और जो भी उत्पादन करता है, जो भी फर्म का उत्पादक है, वो उत्पादन को बढ़ाए रखेगा, बनाए रखेगा, क्योंकि इससे उसको लाभ प्राप्त हो रहा है। अगर मान लेते हैं हम कि ये AFC जो है यहाँ पर होती, ठीक है, और MRP रेखा उसको ऊपर से ना काट करके जा रही होती, ऊपर से काट कर भी जा रही भी होती, तो उसका जो है ANRP वो नीचे बनता। ठीक है, ANRP मान लीजिए ये वाली रेखा जो है ये है ANRP, ये नीचे बनता, ये है MRP ये ऊपर बन जाता और ये होती हमारी AFC रेखा। तो इस दशा में जो है संतुलन वो नीचे की ओर बनता है यहाँ पर। ठीक है, तो फिर यहाँ पर हम लोग को हानि हो सकती है। जब यहाँ पर बनेगा ये बॉक्स तो फिर यहाँ हानि होगी, लेकिन जब ऊपर बनता है बॉक्स तो हमेशा लाभ प्राप्त होगा। और इस दशा में भी जो सामने डायग्राम है आपके, इसमें उत्पादनकर्ता को है जो वहाँ पर लाभ प्राप्त हो रहा है। ठीक है, और ये जो इतना दूर का क्षेत्र है, इतने दूर का लाभ उसको प्राप्त हो रहा है। आगे चित्र का डेफिनेशन दिया हुआ है, आप अच्छे से समझिए, वेट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, समझिए और फिर इसको आगे बढ़िए। इसको समझना कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मैंने जो समझाया उससे भी समझ सकते हैं, और नहीं समझ आ रहा है तो आराम से इसको रोकिए, पढ़िए तो समझ जाएंगे। नोट्स ज़रूर बनाइए, नोट्स सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं पढ़ाई में। उसके बाद आप देखते हैं कि भाई सीमांत उत्पादकता का ये जो सिद्धांत है उसकी कुछ आलोचनाएं भी होगी। हर सिद्धांत होता है, उसके बारे में कुछ अच्छी बातें होती हैं, कुछ बुरी बातें होती हैं, कुछ काल्पनिक होती हैं, और काल्पनिक और जो बुरी बातें हैं वो आलोचनाएं में आ जाती है। तो आलोचनाएं क्या हैं भाई? तो साधन की सीमांत उत्पादकता ज्ञात करना कठिन, किसी भी चीज़ की सीमांत उत्पादकता को ज्ञात करना कठिन होता है, क्योंकि ये कोई वस्तु तो है नहीं जिसे हम छू करके जान लें या देख करके जान लें। ठीक है, ये जो सीमांत उत्पादकता होता है ये केवल एक भाव है जिसके बारे में पता करना बहुत मुश्किल होता है और इसको माप भी नहीं सकते हैं ठीक तरीके से। इसीलिए जो है सीमांत उत्पादकता सिद्धांत जो है उसके बारे में कुछ भी पता कर पाना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि हम सीमांत उत्पादकता को ही नहीं नाप पा रहे होते हैं। फिर सेकंड जो है वो है इसमें उत्पत्ति के साधनों की विभाज्यता की मान्यता अवास्तविक। उत्पत्ति के साधन उतने विभाज्य नहीं होते हैं जितना इसमें माना जाता है। फिर तीसरा जो टॉपिक है वो उत्पत्ति के साधनों की एकरूपता की मान्यता अवास्तविक। हर भूमि ना एक जैसी उत्पादक नहीं होती है,
हर भूमि की अलग अलग उत्पादकता होती है, तो उसी तरीके से हर साधन का जो होता है वो अलग अलग रूप होता है, वो एक दूसरे के अनुरूप नहीं होते हैं, ठीक है। यानी एक रूप नहीं होता उन लोगों का, सबका कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, सब में कुछ ना कुछ अलग होता है, तो ये बात कही गई है यहाँ पे। फिर उसके बाद अब आ जाते हैं चौथा, पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता अवास्तविक। ये तो सिद्धांत ही अवास्तविक है, ठीक है, ये कहीं ओरिजिनलिटी में नहीं पाया जाता है। जिन्होंने पिछला वीडियो देखा उनको अच्छे से पता होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं कि पूर्ण रोजगार की मान्यता अवास्तविक। जिस तरीके से पूर्ण प्रतियोगिता अवास्तविक है, उसी तरीके से पूर्ण रोजगार भी अवास्तविक है। उत्पत्ति के साधनों की पूर्ण गतिशीलता की मान्यता अवास्तविक है। कोई भी साधन पूर्ण रूप से गतिशील नहीं हो सकता, शॉर्ट टर्म में तो बिल्कुल भी नहीं, और लॉन्ग टर्म में भी वो थोड़ी देर के लिए ही गतिशील हो सकता है। इसके बाद देखते हैं कि यह साधन केवल मांग की विवेचना करता है। ये भी सही बात की गई है कि इसमें केवल मांग के बारे में बात की है और उत्पादन के बारे में बात की गई है, पूर्ति का कहीं नाम भी नहीं लिया गया। तो पूर्ति के बिना मांग या मांग के बिना पूर्ति का कोई भी सिद्धांत सही नहीं हो सकता, और वो सिद्धांत अपने आप को ही खुद ब खुद फेल कर देता है, ठीक है। अब जो है आखिरी इसकी जो आलोचना है वो है असमान वितरण। क्यों भाई? तो ये जो सिद्धांत है ये असमानता को बढ़ावा देता है, असमान वितरण को बढ़ावा देता है। कैसे असमान को बढ़ावा देता है वो देख लेते हैं अब हम लोग यहाँ पे, कि इस सिद्धांत के द्वारा जो होते हैं पूंजीपतियों को अधिक लाभ प्राप्त होता है, जबकि जो श्रमिक होते हैं उनको कम लाभ प्राप्त होता है, जिसके कारण ये सिद्धांत जो है उसका असमान वितरण को बढ़ावा देता है, जिसकी वजह से इस सिद्धांत को मानने से कई सारे अर्थशास्त्रियों ने मना किया, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आज हम लोग का टॉपिक कंप्लीट होता है, वितरण का सीमांत उत्पादकता का सिद्धांत। अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग फिर से, तब तक की देखते रहिए स्टडी स्केल पैमाना पढ़ाई का।